अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को आपकी दोस्त होस्ट का प्यार भरा दुआओं भरा सलाम और देती हूँ दुआ। खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा जी, खूबसूरत सी सुबह, बहुत प्यारा मौसम चल रहा है और रवां दवा है। रोज़ाना जो ऐसे लगता है कि जैसे बारिश हो रही है, लेकिन बारिश कहीं कहीं हो रही है, लेकिन कहीं कहीं नहीं हो रही। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, कराची में जो है ना, वो बारिश जो है कई इलाकों में बहुत तकलीफ दे का सबब बनती है। और वो वजह ये है कि कुछ सिस्टम इतना बैड है कि सीवरेज प्रॉब्लम और फिर ये कहूँगी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स। आप देखें, कभी ऊपर आप देखें तो ऐसे गलियों में तारों के जाल नज़र आएंगे, किसी ने कुंडे डाले हुए हैं और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर गटर खुले हुए होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है एक सिस्टम की ख़राबी। यार मैं कहती हूँ, यार हम लोग इतने या तो बड़े बेवकूफ़ हैं या लोगों को ज़रूरत नहीं हमें बेवकूफ़ बनाने की, हम वाकई में बेवकूफ़ हैं। बोले कैसे? टैक्स हम लोग दे रहे हैं, बिजली के बिल पर टैक्स जा रहा है, मोबाइल के बिल पर टैक्स जा रहा है और गैस के बिल पर टैक्स, पानी के बिल पर टैक्स। यार हम हर जगह पर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, तो ये हमारा राइट है कि हमारे पास ये तमाम फैसिलिटेशन होनी चाहिए। तो वाई हमारा हक बनता है हमें गवर्नमेंट जो है अच्छे रोड दे। गवर्नमेंट का राइट बनता है प्रॉपर बिजली। और ये अगर प्रॉब्लम कोई भी डिज़ास्टर आता है तो देन अपनी फोर्सेस को ज़्यादा अलर्ट करना। अब झाड़ू से तो पानी निकलने से रहा, आप लेंगे ना जाके, खुदा की कसम अभी जाके देख लो, बलोच कॉलोनी के ब्रिज से नीचे उतरते हुए आपका रुख नर्सरी की तरफ हो, क्राउन और हैबिट के पास झाड़ू से पानी निकाल रहे हैं स्वीपर। हाय अल्लाह के बंदो, दिल करता है मेरा तो यहाँ आने का टाइम देखो, रुको भाई मुझे ये बताओ झाड़ू से पानी रोड से कैसे निकलेगा। और आपस में गॉसिप करते हैं, हंस रहे होते हैं। वो हंस नहीं रहे तो हमारा मजाक उड़ा रहे होते हैं आवाम का, कि देखो इनकी सरों पर जो सीटों पे जो बैठे हैं उनका इनके साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। रियली मैं सच कह रही हूँ, कोई आवाज़ बुलंद नहीं करता। और हमारे साथ हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग बाकायदा बिल देते हैं, फैक्ट्रीज वाले देते हैं, सब लेते हैं। हम रोड पे चलने का बिल देते हैं। सच में कहूँ, टैक्स देना एक ही बात है ना, कि अगर हम लोग नहीं देंगे तो क्या होगा, हमसे चीज़ें छिन जाएंगी। ऐसा है कि नहीं? तो पता नहीं कौन आएगा और कब इस मुल्क के हालात बदलेंगे, कब इनके पेट भरेंगे, कब इनकी जायदादों से हवस ख़त्म होगी, कब ये अपनी प्रॉपर्टियाँ ले लेके इनका दिल भर जाएगा। मुझे ये कोई बता दे, तुम लोग जाते हुए सब कुछ लेके जाना है क्या? क्या उस जगह पे सारा कुछ ये ताम झाम साथ लेके जाओगे? मुझे समझ में नहीं आती है। खुदा के लिए, अपनी आवाम के लिए सोचें। अगर मेरे रब ने आपको मुकर्रर कर दिया है, कोई सीट दे दी है, तो इस आवाम का सोचें कि जो लोग परेशान हैं, रोड ख़राब होता है, एक बाइक वाले की सैलरी 25-30 हज़ार बामुश्किल होती है। अब एक लांजा है, वो हो इसमें ये चुभ गया, ये घड़े में गिर गई, पूरी बाइक मेरी आंखों की, मैं बाखुदा मैं इस जगह पे बैठी हूँ, मैं अपनी रोज़ी की कसम खा के मेरी आंखों के सामने एक बेचारे बुजुर्ग से बाबा थे, बच्चों का घर में थैली में सामान डाला हुआ, और वो सीधा ये कहा, ये इकरा यूनिवर्सिटी की डिफेंस व्यू की तरफ की बात करी हूँ, इस साइड सारा पानी खड़ा हुआ। उस बेचारे को नहीं समझ में, वो सीधा उस पानी में गिरा, गड्ढे में गिर गया, उसको समझ में नहीं आई। उधर हल्का हल्का पानी साइड से, किधर गाड़ियाँ थी साइड से निकला तो, और जैसे धड़म से गिरा ना, वो जो गटर पर ढक्कन था वो भी ऊपर आ गया। वो उसको समझिए सब बाबा जी ना पानी के अंदर हो गए थे बाखुदा। मुझे समझ में नहीं आती क्या कर रहे हैं आप लोग, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर मुल्क में बर्फ़ गिरती है ना, वो आगे मशीन फ़ौरन आके क्लियर कर देती है। मैं KPK में गई हूँ, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है, यकीन करें क्विकली वर्क होता है। 2-2, 3-3 दिन कोई वेट नहीं होता, 2 घंटे में क्लियर, 1 घंटे में क्लियर, क्योंकि उनके पास जस्ट एक यही रोड है जाने का, यही रोड है आने का, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो पहाड़ तो ज़्यादा टिपिकल है कि पहाड़ में कभी पत्थर गिर जाए फिर क्या हो, लेकिन मैं कहती हूँ क्विकली वर्क।
और कोई अपनी लाइन नहीं क्रॉस करता, तो वहाँ कौन सी दुनिया, वो हमारा ही मुल्क है। तो प्लीज़ 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 टेक अ डिसीजन। कब करेंगे, कब सिस्टम बनाएंगे? क्यों दूसरों पर डाल डाल के अपनी ज़िंदगी को भी प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहे हैं? आप अच्छे होंगे तो आप कहेंगे अगले साल भी यही मुकर्रर हो, तो आप चाहेंगे ना कि आप लोगों की खिदमत करें। लेट्स सी। मैं तो पता नहीं, मुझे लग रहा है कहीं मुझे किसी दिन ले जाएंगे नारे लगाने के लिए। आ जाओ, बहुत फील करती हूँ आवाम को, आपकी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी पार्टी को। लेट्स सी, अल्लाह पाक सब पर रहम करे, और ये हमारे में से है, कोई अलग से मखलूक तो है नहीं, बस दिल में रहम आ जाए। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। लेट्स सी, अपना ख्याल रखिएगा। ये है मैसेज, और मैं कोशिश करती हूँ हल्के फुल्के अंदाज में, आप लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो, मसले सारे हल हो जाते हैं। अच्छा जी, बात है मसला और बीमारी, ये ऑफ कोर्स हेल्थ सेगमेंट है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्थ सेगमेंट में आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस का सेगमेंट क्रिएट करूं, और आपको बातों बातों में आपकी हेल्थ की बात में पता चल जाए। गला मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा है। हड्डियों का अगर मैं कहूँ, जैसे एक बिल्डिंग बनती है वो एक स्ट्रक्चर पे बनती है, पिलर्स पे बनती है, पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कितना भी कुछ कर लें धड़म नीचे ही आए। तो कोशिश करें, हमें विटामिन डी कैसे मिल सकता है, हमारे हड्डियों में पेन जो है वो कैसे रिलीव हो सकता है, उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। आपका सिटिंग पोस्चर, सोने का पोस्चर, बैठने उठने का, ये सारा अफेक्टेड होता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे, ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर मौजूद है, तो डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब मौजूद हैं, और वो आज जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो गाउट यानी कि जोड़ों की प्रॉब्लम और जॉइंट्स पेन जो हमारे घुटनों में होता है, इशारा करके भी बता रही हूँ, घुटनों के पेन कौन कौन सी वजह से होते हैं, आज इस सब पर बात होगी, इसकी अलामात, इसकी रीजंस, इसकी जो हम सोल्यूशन, आज हम सब बात करेंगे इसके ऊपर। तो लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ डॉक्टर खुर्शीद अनवर, ही इज़ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? आई एम फाइन। हमेशा की तरह जंग एंड जवान। ये है यंगेस्ट और बहुत बिजी, टू मच। इज सर्जन, तो बहुत मसरूफ होते हैं, पर्सनल क्लिनिक, फिर दूसरी जगह पर इधर उधर। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज गाउट के बारे में और ये जॉइंट्स पेन के बारे में? हमारी सुबह का आगाज़ उस बाबा का ज़ात के नाम, और तमाम तारीफ़ें उस वहादहू ला शरीक अल्लाह के लिए जो सारे जहां को पालने वाला है और किसी का मोहताज नहीं है। आपने प्रोग्राम के आगाज़ में वालिदैन की अहमियत पर जोर दिया था, तो मुझे एक बात याद आ गई कि मैं भी थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दूँ। मैंने माँ के सर पे सर रख के पूछा, माँ तू कब तक ये मेरा सर अपने कंधों पे उठाती रहेगी? तो जवाब उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जब तक मुझे 4 आदमी इस कंधे से उठा कर नहीं ले जाए। अल्लाह। बहरहाल आज का मौजू हमारा गाउट है। गाउट एक ऐसी बीमारी है जो यूरिक एसिड से जन्म लेती है। यूरिक एसिड जो है एक एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का। ये इनबॉर्न एरर है, यानी कि इस तरह से इसकी मिसाल ले लें कि अगर एक कागज़ को प्यूरिन समझ लें और जब उसको जला देते हैं तो उसकी राख जो है उसको यूरिक एसिड कह लें। तो यहाँ किसी सिगरेट को सुलगाया हुआ तो उसकी जो राख गिर रही है तो सिगरेट समझो प्यूरिन है, और ऐश जो है वो गिर रही है वो यूरिक एसिड है। तो ये वैसे नॉर्मल हमारी बॉडी का ये नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हमारी बॉडी में मौजूद होता है, और ये हम 2 हिस्सों से हमें प्यूरिन को हम हासिल करते हैं। एक एंडोजीनस है और एक एक्सोजीनस है। एंडोजीनस के अंदर हमारे तकरीबन तमाम सेल के अंदर प्यूरिन मौजूद होती है, और एक्सोजीनस जो है हम प्यूरिन रिच फूड के साथ हम हासिल करते हैं। जो बॉडी के अंदर प्यूरिन्स हैं वो 70% मौजूद होती हैं, और 30% जो है हम फूड से हासिल करते हैं। प्यूरिन जब यानी कि इसकी इनबॉर्न एरर होता है, जब इसकी टूट फूट होती है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड जो है इस अपनी बॉडी हमारी बैलेंस पे रखती है, जितना पैदा होता है उतना ही वो एक्सक्रीट आउट कर देती है, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी यानी कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन हो जाती है और अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है। यानी कि प्यूरिन यूरिक एसिड बढ़ता ज़रूर बहुत है, लेकिन उसका अखराज जो है बहुत कम हो जाता है।
जब ये कंडीशन होती है तो इसमें एक कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हाइपर यूरिसीमिया कहेंगे। हाइपर यूरिसीमिया क्या है? शुगर यूरिक एसिड का बढ़ जाने का दूसरा नाम हाइपर यूरिसीमिया है। तो हाइपर यूरिसीमिया या गाउट दोनों यानी कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। हाइपर यूरिसीमिया बाज़ औक़ात कुछ भी नहीं कहता, बिल्कुल खामोश पड़ा रहता है, और बाज़ औक़ात ये हाइपर यूरिसीमिया यानी कि गाउट जो है इसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन यानी पैदा होती है। एक्यूट यानी कि सोजिश जो जॉइंट में पैदा हो जाती है, और बाज़ औक़ात ये इतना बढ़ जाता है जिससे कि यानी कि हमारी बोन डिस्ट्रक्शन हो जाती है, डैमेज हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट के अंदर। जब ये यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसका टारगेट जो है वो तकरीबन हमारा ये अंगूठा जो है इसके जोड़ को होता है, जैसे मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट कहते हैं, इसके ऊपर इसका अटैक होता है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये इसके ऊपर क्यों अटैक करते हैं, और भी जो जगह है। वैसे ही यूरिक एसिड की वजह से जो गाउट होता है वो हमारी उंगलियों के छोटे जोड़ में और हाथों के छोटे जोड़ में भी होता है, लेकिन ख़ास तौर पर उसका मेन टारगेट जो है ना वो अंगूठा होता है। अब अंगूठा क्यों होता है? क्योंकि ये यूरिक एसिड जो है ना टेम्परेचर सेंसिटिव है। जो कूल एरिया होता है उस पर जाके ये बैठ जाता है, इसमें प्रेसिपिटेट कर जाता है और वहाँ पे यूरेट क्रिस्टल बना देता है, और ये क्रिस्टल जो है हमारे लिए पेनफुल हो जाते हैं। अब यानी कि ये देखना है कि जो गाउट जब पैदा होती है तो उसको इसकी शक्ल किस तरह होती है? उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी? ओके। एक तो है कि पेशेंट काफ़ी हेल्दी, मोटा तगड़ा होगा। अच्छा। हाइपरटेंसिव होगा, शराब का दिलदादा होगा, अल्लाह। और उसका जो अंगूठा है उसको सूजा हुआ होगा। अच्छा। बहुत ज़्यादा टेंडर होगा, उसमें सख्त तकलीफ हो रही है। उसका अंगूठा सुर्खी माइल यानी कि रेड हुआ होगा। ज़रा सी मूवमेंट के ऊपर भी उसको बहुत तकलीफ़ होगी, और ये तकलीफ़ जो है तकरीबन रात के 2-2:30 बजे के करीब शुरू होती है, और उस वक़्त होती है जब उसको दाएं बाएं कोई नहीं मिलता, डॉक्टर नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। तो उस वक़्त वो शरीर करब के अंदर यानी कि होता है। अच्छा, अब नॉर्मल रेंज जो है यूरिक एसिड की वो तकरीबन है 2.5 से लेकर 7 मिलीग्राम मर्दों में। अच्छा। और 1.5 से लेकर 6 मिलीग्राम औरतों के अंदर। लेकिन ये जो यूरिक एसिड है ये अगर मैंने ये देखा है कि 6 के ऊपर भी कुछ नहीं होता और 9 पे भी जाके कुछ नहीं होता। जब 9 से बढ़ता है तो फिर यानी कि उसके अंदर वो सिम्टम डेवलप होते हैं। जिस तरह आप कहते हैं ना ये वाटर टैंक जो ये 1000 गैलन का, ये 2000 गैलन का है, ये कोई 3000 गैलन का, इस तरह हमारे जो यूरिक एसिड का पूल है हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 1200 मिलीग्राम हमारी बॉडी में मौजूद होता है। इसका पूल मौजूद होता है मर्दों में, और 600 मिलीग्राम का पूल जो है हमारी औरतों के अंदर मौजूद होता है। पूल का मतलब? पूल एक तालाब है, यानी कि तालाब के अंदर जैसे पानी होता वो है, तो है तो वो। इतना ही यानी कि हमारी ब्लड के अंदर बॉडी से क्यों सिमिलरिटी कर रहे हैं? यानी कि यही ब्लड के अंदर हमारे अंदर मौजूद जस्ट लाइक। ओके 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 ओके। अच्छा, इसकी हम जिस तरह मेरे पास सवाल है कि कौन सी इसकी पेचीदगियाँ कैसे हो सकती हैं? हमें गाउट की पेचीदगियाँ क्या है? पेचीदगियाँ जो सबसे बड़ी पेचीदगी है वो ये है यूरिक एसिड, यूरोलिथियासिस यानी कि गुर्दों में पत्थर का बन जाना। गुर्दों में पत्थर का बन जाना वो काफ़ी तकलीफ़ होता है, उससे काफ़ी बैकेक होती है, और इसी तरह घुटने के फंक्शन डिसफंक्शन कर देता है किडनी के फंक्शन को, यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड और इसमें क्या यूरिन ज़्यादा आता है? यूरिन कम होने की वजह से इसकी ऑक्सीजन नहीं हो रही होती, इसकी ऑक्सीट आउट नहीं हुआ होता, तो इसलिए यानी कि तकलीफ़ का बायस बन जाता है। और तीसरा वजह यह है कि ये गुर्दों को फिल करके रख देता है अगर इसकी प्रॉपर एक्सक्रीशन ना हो। अल्लाह अल्लाह, ये सबसे अच्छा। मैं सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि हड्डियों के दर्द, सिर्फ हड्डियों का दर्द ही नहीं होता, उसके रीजंस यानी कि बॉडी से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से अटैच होता है। जी मैंने अभी आपसे कहा ना कि बड़े अंगूठे के अंदर इसकी तकलीफ शुरू होती है, लेकिन नहीं, छोटे जो टोस के अंदर भी तकलीफ हो सकती है। आपका बैक का हिस्सा, जो एड़ी का बैक का हिस्सा है, वहाँ पे भी तकलीफ हो सकती है। आपकी ये ओलिक्रोनल प्रोसेस जो है इसके पास भी इसकी होती है, और यहाँ कान के यानी कि पिन्ना के अंदर भी इसके क्रिस्टल मौजूद होते हैं अंडर द स्किन। वाह भैया,
अच्छा, मेरे जहन में क्वेश्चन ये था कि जिस तरह हमारी बॉडी से दूसरी बॉडी अटैच होती है, ऑर्गन अटैच होते हैं, हड्डियों की दर्द से या गाउट से, आपने एक बताया कि किडनी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए। इसके अलावा कौन से ऑर्गन है बहुत जल्दी हिट होते हैं हमारी लापरवाही से? नहीं, इससे यूरिक एसिड से जी, यूरिक एसिड से और कोई नहीं होता। ये टारगेट इसका जो है वो किडनीज हैं और ये यूरिन से ही जुड़ता है, यूरिन से इसकी एक्सक्रीशन और यही टारगेट इसने किया। अच्छा जी, हम लोग इसकी उसमें फूड्स कौन से ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं? फूड कौन से अच्छे कर सकते हैं? अब ये है कि फूड जो है आपने जो यानी कि ये देखना है कि यानी कि आप किस स्टेज के अंदर है, एक्यूट गाउट के अंदर है या एक गाउट से जब अटैक ख़त्म हो जाए तो उस वक्त यानी कि आपको लेना है। प्यूरिन रिच फूड जो है वो आपको मिलेंगे रेड मीट के अंदर। अच्छा। रेड मीट जो है, अब आप इसको गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, हिरन का गोश्त, शुतुरमुर्ग का गोश्त, सूअर का नमकीन गोश्त, इस सब के अंदर ये मौजूद होता है। अच्छा। दूसरा आपके सी फूड्स होते हैं। सी फूड के अंदर फिश, प्रॉन, क्रैब्स, लॉबस्टर इनके अंदर मौजूद होते हैं। प्यूरिन्स इनके अंदर ज़्यादा मौजूद होती है जो कि यूरिक एसिड को बनाती है। अच्छा, ठीक है। इसी तरह आगे जब चलेंगे तो फिर आपकी दालें आ जाती हैं। दालों के अंदर सफ़ेद चना, काला चना, लोबिया, राजमा, मसूर की दाल, ये सब अच्छा, इनमें आता है इनके अंदर यानी कि ये शामिल हो जाता है। इसी तरह आगे जब चलेंगे तो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका वजह बनती है। तीसरी बात है कि बाज़ औक़ात हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं तो हाइपरटेंसिव ड्रग्स खा रहे होते हैं तो उनमें डायूरेटिक्स होते हैं, और डायूरेटिक्स भी इसको यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात क्या नाम है, हम आम तौर पे खून पतला करने की दवाएं लेते हैं जिसके एस्कार्ड वगैरह या एस्प्रिन वगैरह, सैलिसाइलाइड्स वगैरह, ये भी यूरिक एसिड को बढ़ा देते हैं और इस पर भी हमें जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। एक तरफ तो हमें बेनिफिट मिल रहा होता है और दूसरी तरफ ये हमने ये भी देखा है कि शुगरी फूड जो हैं, शुगरी फूड और स्वीट जो है ना, ये भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाते हैं। सबसे अच्छा है कि एक ज़माने में हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है नींबू पानी। सही बात है, बहुत अच्छा। तो इसके लिए अगर इससे हमने बचना है, शिकंजबीन कोई कहता है, तो नींबू पानी जो है ना, इस सबसे अच्छी चीज़ है जिसको हम नींबू पानी ले लें और या प्लेंटी ऑफ वाटर बाय माउथ ले लें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और तकरीबन 8 गिलास पानी इंसान को हर नॉर्मल रूटीन में भी पीने चाहिए ताकि हमारा यूरिक एसिड जो है ना वो फ्लश होता रहे। इसी तरह टार्ट चेरी जूस जो होता है, टार्ट चेरी जूस या लेमन जूस तो मैंने पहले बता दिया, इसका इस्तेमाल भी। लेकिन विटामिन सी हम कह सकते हैं, विटामिन सी रिच फूड जो हैं आपको इस्तेमाल करने चाहिए। फ्रेश वेजिटेबल जूसेस जो हैं वो आपको फाइबर टाइप के, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें योगर्ट और स्किम मिल्क और सोया मिल्क हैं उसको इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा आपको इसके अंदर। अच्छा, वो कौन से अवामिल हैं, यानी कि कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से एक गाउट जॉइंट्स पेन होता है? अच्छा, एक सबसे बड़ा जुर्म तो यह है कि मर्द का होना, मर्द का होना जो है वो सबसे बड़ा जुर्म है। इसलिए कि हमने ये देखा है कि जो रेशो है वो 5:1 है, यानी कि मर्दों के अंदर ये कैफियत ज़्यादा होती है और औरतों के अंदर, ख़वातीन के अंदर ये कम होती है। आप लोगों को बहुत कसम से आपने ये कोई अच्छा तो नहीं कहा कि भाई ये क्या है यार डॉक्टर साहब, ये गलती। विक्टिमाइज जो हैं वो मर्द ज़्यादा होते हैं और औरतें उस वक्त होती है जब मेनोपॉज़ल उनकी एज आ जाती है, जब उनका पीरियड सीसेज हो जाते हैं तो उस वक्त होता है। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि आपका मोटा होना जो है ये भी आपके लिए एक जुर्म है, और अगर आप मोटे होंगे तो यूरिक एसिड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और आपके लिए प्रॉब्लम बनते जाएंगे। इसी तरह आपको अगर हाइपरटेंसिव हैं और यानी कि उसकी ड्रग्स ले रहे हैं, हाइपरटेंशन ड्रग्स ले रहे हैं, तो उससे भी हमारा यूरिक एसिड होता है। बहुत देर तक भूखे प्यासे रहने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, बढ़ जाता है इस तरह से। तो कुछ ऐसे डिजीज़ेस हैं जिनका यानी कि
सेल का टर्नओवर बहुत होता है, सेल का टर्नओवर बहुत होता है। मिसाल के तौर पर माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ उसको कहेंगे, जो कि यानी कि बोन मैरो हमारे जिस्म के गुदे से जन्म लेती हैं, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। उनका चूँकि सेल का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब वो कौन सी माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज़ हैं, पॉलीसाइथीमिया वेरा है, एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस है, क्रॉनिक माइलोजीनस ल्यूकीमिया है। ये तमाम डिजीज़ जो है ना, इनका चूँकि सेल का टर्नओवर बहुत होता है तो ये बढ़ा देती हैं। इसी तरह जब यानी कि कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है, यानी कि वो ड्रग जो हम कैंसर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सेल नॉर्मल और कैंसर के साथ टूटते हैं, तो उससे भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा पैदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने यूरिक एसिड में ये कहा कि यूरिन कम पास आउट होता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, ये बताएं कि अगर ज़्यादा होने की क्या रीज़न इसके साथ जुड़ती है? ज़्यादा कहने की मैंने आपको ये कहा ना कि आपकी प्रॉपर किडनी की वजह से किडनी जो है ना प्रॉपर एक्सक्रीट आउट ना करे। किडनी के अंदर चूँकि उसका एसिडिक मीडियम होता है ना, तो यहाँ ये यूरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम डिज़ोल्व नहीं होता एसिडिक, हालांकि तेज़ाब के अंदर सब चीज़ें गल जाती हैं, लेकिन ये वहाँ पे गलता नहीं है, ये और ज़्यादा प्रेसिपिटेट हो जाता है और वहाँ यूरेट स्टोन पैदा कर देता है, जिसको मोनोसोडियम यूरेट स्टोन कहते हैं, और उनको यानी कि उसके अंदर अच्छे खासे पत्थर बन जाते हैं। अच्छा। और हमारे लिए एक प्रॉब्लम बना रहता है। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फूड के बारे में बताया, फूड के अंदर एक और चीज़ का भी इजाफा करूं, ग्रीन टी सबसे अच्छी चीज़ है। ग्रीन टी आप उसको पिए, जितना पी सकते हैं पिए, और चेरी फ्रूट जो मैंने आपको बताया इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, बेरीज वगैरह बहुत फ़ायदेमंद है, जूसेस टाइप की है, यही कहना चाह रहे हैं ना। और ये अच्छा है, इसमें हमारे जो बेरीज जो होती हैं वो ब्लड भी बनाती हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यार जो हम कुछ खाते हैं, अब जैसे हड्डियों के दर्द की बात है, और मैं आज बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन ये करने वाली हूँ कि हड्डियों का कैंसर भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, किस हद तक हम समझते हैं कि कोई ख़ास ये कि उसकी अगर टांग में है तो वो ठीक हो सकता है, या किसी भी बॉडी के हिस्से में, लेकिन बोन्स की बात हो रही है, इनिशियली शुरू कैसे होता है और हम उसके सिम्टम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? हादसाती तौर पर ये बोन के कैंसर जो ना हादसाती तौर पर नमूदार होते हैं, उसको प्री प्लान नहीं होता, लेकिन है कि हमारी एक फैशन है कि हम ज़रा सी भी दर्द वगैरह हो या कुछ चीज़ें हो ना, उसको अवॉइड कर जाते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे ही यानी कि कोई दर्द शुरू हो और वहाँ पे स्वेलिंग होनी शुरू हो तो फ़ौरन यानी कि आप डॉक्टर से रुजू करें कि मुझे ये क्यों हो रही है। वो अपना इसका एक्सरे लेगा, एक्सरे में चेक करेगा। अच्छा, कैंसर के जो बोन्स की हड्डियाँ हैं उसके अंदर ये देखना है कि ये किस स्टेज में, किस मरहले में हमारे पास आया है। बाज़ औक़ात तो ये होता है इनिशियल स्टेज के अंदर होता है तो वो मेडिसिन वगैरह से और कीमोथेरेपी से सेटल हो जाता है, और बाज़ औक़ात यानी कि वो इतना बढ़ा के ले आते हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा है, तो मैंने ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा को देखा, मरीज़ को देखकर ये कहा कि भाई इसकी टांग काट दो, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। बिल्कुल सही। मरीज़ इस बात से खुश नहीं हुआ, नाराज़ हो गया और कुछ पता नहीं हमें लवाजमात देता हुआ चला गया। लेकिन ठीक 2 महीने के बाद वही मरीज़ दोबारा आता है तो उसकी टांग जो है ना इतना बड़ा घड़ा बनी, इतनी बड़ा घड़े की तरह उसका ट्यूमर जो है ना बढ़ा हुआ होता है, उसमें से ब्लीडिंग हो रही होती है और उसके अंदर एनीमिक सख्त हुआ होता है और पेशेंट यानी कि मौत के दहाने पे पहुंचा हुआ होता है। उस स्टेज के अंदर अगर हम उसकी टांग भी काट दें तो मेरा ख्याल है कि तब भी सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि वो जो कैंसर है उसकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुका होता है। तो हम किस किस चीज़ पर यानी कि उसको ऑपरेट करेंगे वो कर नहीं पाएंगे, या उसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कितनी देंगे, नहीं दे पाते। तो वो बड़ी क्रिटिकल स्टेज आती है और बड़ा फैसला करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कैंसर के जो चीज़ें हैं बोन कैंसर को उसका शुरू के अंदर ही अगर उसकी एम्पुटेशन कर दी जाए तो यानी कि सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता, ज़हनी तौर पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, इसका जैसे आपने गाउट के बारे में बताया, बोन्स की किडनी में, हमारे पास इसका बेहतरीन तरीका इलाज कैसे हो सकता है? हमें कंटिन्यू मेडिसिन खानी चाहिए, हमें इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए? जैसे आपने कहा कि लोग लापरवाही कर जाते हैं, आप क्या कहते हैं? आप गाउट के बारे में पूछ रहे हैं? बिल्कुल। गाउट के बारे में ये है कि आपको अब सबसे बड़ा यानी कि आपको अपना वेट जो है ना कम करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींबू का पानी या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने का, विटामिन सी का इस्तेमाल
ज़्यादा करना पड़ेगा। विटामिन सी अप टू 2000 मिलीग्राम तक आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है आपको। लेकिन अप टू 2000 मिलीग्राम तक आप बड़ी सेफली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तो आजकल विटामिन सी का इस्तेमाल टाइम रिलीज़ फार्मूला भी निकल रहा है, वो थोड़ा थोड़ा यानी कि बहुत सारी गोलियां नहीं खानी पड़ती, वो थोड़ा थोड़ा यानी कि फूड सप्लीमेंट्स के अंदर आपका रिलीज़ होता रहता है, और आपका वो चीज़ें जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो नहीं होती। ओके, जिस तरह नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब के साथ।